देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज की रात भी नींद नहीं आने वाली, ना हिंदुस्तान को ना पाकिस्तान को। खबर है कि आज की रात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे होंगे, अजीत डोभाल जाग रहे होंगे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाग रहे होंगे। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने जनरल के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने सुबह सुबह फैसला किया कि वो शांत रहेगा, लेकिन रात में जनरल मुनीर की गर्मी बढ़ गई। पाकिस्तान की आर्मी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त भी बॉर्डर पर तोप के गोले दागे जा रहे हैं। एलओसी पर जंग के हालात दिख रहे हैं। पाकिस्तान चुन चुनकर सिविलियन इलाके पर गोले बरसा रहा है और हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। क्या आज रात भी स्ट्राइक होगी? क्या आज ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? गौर कीजिएगा, लिस्ट 21 ठिकाने की बनी है। गोले अभी सिर्फ 9 ठिकाने पर दागे गए। आज रात क्या होने वाला है, इसकी कुछ बातें आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। हिंदुस्तान में बत्तियां बंद कर दी गई हैं। आगे क्या होगा? राफेल, मिराज 2000 और सुखोई आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। आगे क्या होगा? आज हिंदुस्तान ने घर में घुसकर मारा, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। आगे क्या होगा? आज हमने स्ट्राइक्स की, प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। आगे क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 अभी बाकी है, युद्ध अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे क्या होगा थोड़ी देर में बताएंगे। पहले डिटेल में यह समझिए कि आज क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को कैसे नेस्तोनाबूद कर दिया। 54 साल में पहली बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इतनी बड़ी स्ट्राइक की है। मंगलवार और बुधवार की रात 1:05 पर भारत ने हमला शुरू कर दिया और सिर्फ 27 मिनट में हिंदुस्तान के 9 टेरर लोकेशंस को जमींदोज कर दिया। ये लोकेशंस थी सवाई नाला, कोटली गुलपुर, मुरीद के मैमूना जोया, भिम्बर, बहावलपुर और सियालकोट। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के भीतर आतंक के 4 गड्ढों को तबाह किया और पीओके में मौजूद 5 टेरर कैंप्स को नेस्तोनाबूद कर दिया। पाकिस्तान में आतंक के इन सभी लोकेशन पर 27 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ हमले हुए। पहला हमला एलओसी से 30 किलोमीटर दूर पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप पर हुआ। यह लश्कर-ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप था, जहां मंगलवार और बुधवार की रात 1:05 पर अटैक हुआ। दूसरा हमला सैदना बिलाल कैंप पर हुआ, जो जैश का स्टेजिंग एरिया था और यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का कैंप भी था। तीसरा हमला रात 1:04 पर पीओके के कोटली में मौजूद बरनाला कैंप पर हुआ। यहां एक बार में 15 आतंकियों को ट्रेन किया जाता था। चौथा हमला रात 1:60 पर कोटली में मौजूद गुलपुर कैंप पर हुआ, जो एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर था और लश्कर का बेस था। पांचवा हमला भिम्बेर में टेरर कैंप पर हुआ। यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है और यहां आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप था। छठा हमला सियालकोट में मौजूद सर्जल कैंप में हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस कैंप में भी आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता था। सातवां हमला सियालकोट में ही मौजूद मैमूना जोया के टेरर कैंप पर हुआ। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर था और हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यहां रात 1:11 पर अटैक हुआ। आठवां अटैक मुरीदके में मौजूद मरकज तैयबा पर हुआ।
इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस टेरर कैंप में मुंबई हमलों में शामिल अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली को यहीं से ट्रेनिंग मिली थी। नौवां हमला बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के अड्डे मरकज सुभान अल्लाह पर हुआ। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और जैश का हेडक्वार्टर था। हिंदुस्तान ने सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं लिया, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट अटैक से लेकर मुंबई हमलों तक और पठानकोट से लेकर पहलगाम तक सबका हिसाब चुकता कर लिया। न हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का आतंकी बचा, न जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का आतंकी बचा और न ही हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन के आतंकी ही जान बचाकर भाग पाए। हिंदुस्तान के हमलों में सबसे ज्यादा तबाही बहावलपुर में आतंकवादी मसूद अजहर के मरकज सुभान अल्लाह में हुई। भारत ने आतंक के इस अड्डे पर प्रेसिजन स्ट्राइक्स की, कम से कम 4 मिसाइल्स दागी और हमले के बाद बुधवार सुबह जब लोग मसूद अजहर के अड्डे पर पहुंचे तो चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। मस्जिद के छत को चीरते हुए डीप स्ट्राइक करने वाली स्कैल्प मिसाइल ने मसूद के अड्डे के परखच्चे उड़ा दिए। बहावलपुर में हुआ अटैक कितना सॉलिड था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जैश के कमांडर मसूद अजहर के खानदान के कई लोग और जैश के खूंखार आतंकी भी नहीं बच सके, सबको मस्जिद के भीतर ही एलिमिनेट कर दिया गया। यही हाल लश्कर तैयबा के हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप्स का भी हुआ। हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात आतंकवादी मारा गया। लश्कर और हिजबुल के कई ठिकाने पूरी तरह से तहस नहस कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर मुरीदके में लश्कर तैयबा के कैंप की यह तस्वीर देखिए। हिंदुस्तान के हमले के बाद इस टेरर कैंप का नामो निशान मिट गया। सोचिए, जो आतंकवादी यहां मौजूद रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की प्रेसिजन स्ट्राइक्स में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और यह तब है जब भारत ने 21 टेरर कैंप्स की डिटेल्स शेयर की हैं। लेकिन स्ट्राइक सिर्फ 9 टेरर कैंप्स पर की गई हैं, यानी 12 टेरर कैंप्स का खात्मा होना अभी बाकी है और इन सभी बचे हुए 12 टेरर कैंप्स की डिटेल मोदी के पास पहले से मौजूद है। इसका मतलब यही है कि अभी मोदी रुकेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान ने जरा भी हिमाकत की तो मोदी टेररिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और इसका हिंट रक्षा मंत्री ने भी दे दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। पाकिस्तान के भीतर जिस वक्त हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस टेरर कैंप्स को धुआं धुआं कर रही थी, उस वक्त दिल्ली में हलचल काफी तेज थी।
नरेंद्र मोदी खुद वॉर रूम में बैठकर हमले को मॉनिटर कर रहे थे। मिनट टू मिनट की डिटेल एनएसए अजित डोवल और रक्षा मंत्री से ले रहे थे। हमले के बाद बुधवार सुबह जब मोदी कैबिनेट मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने पहली बात ही ये कही कि सेना ने बेहतरीन काम किया है, पूरे देश को उन पर गर्व है। मीटिंग में मोदी के दाईं तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाईं तरफ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए थे। और जिस वक्त मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के सामने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बात रख रहे थे तो पूरी कैबिनेट मेज थपथपाकर यही कह रही थी कि पूरा देश आपके साथ है। यानी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान। आज पाकिस्तान को भी एहसास हो गया कि मोदी ने अगर कुछ कह दिया है तो वो होकर रहेगा। आज पाकिस्तान को यकीन हो गया कि जब मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे तो मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान को पता है कि मोदी अभी रुकेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो मोदी ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा हमला करेंगे। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। और भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब इंडिया कोई और स्ट्राइक भी कर सकता है। हो सकता है कि भारत की तरफ से और स्ट्राइक्स भी की जाएं। वो हो गया जिसका बड़े दिनों से इंतजार था। बहुत सारे लोग परेशान भी थे कि क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, इंडिया रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। ताड़ड़ ने कहा था कि हमें बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अगले 24 से 48 घंटों में, नहीं बल्कि 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। फिर वो 36 घंटे भी गुजर गए, लेकिन फिर आज 7 मई के सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक तकरीबन 2 बजे 2 AM इंडिया ने कोई 9 जगहों पे हमले किए, जिनमें जो ज़्यादा अभी तक की इतलात के मुताबिक बहावलपुर में मसूद अजहर की मस्जिद के ऊपर हमला किया, और इस तरह और काफ़ी सारी जगहों पे टारगेट किया। पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप्स पर भारत के हमले को पाकिस्तानी ही अभूतपूर्व बता रहे हैं। ऑन कैमरा आकर कह रहे हैं कि मोदी की लीडरशिप में ही यह मुमकिन हो सकता है, और वो ये भी जान रहे हैं कि मोदी इतने पर रुकने वाले नहीं हैं, आगे भी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसका खौफ पाकिस्तान में शहबाज के चेहरे पर दिख रहा है। मुनीर डरा डरा सहमा दिख रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री मुंह लटकाए बैठा है। इस्लामाबाद से ये तस्वीरें आतंकी कैंप्स पर भारत के हमले के बाद आई हैं, जहां शहबाज शरीफ ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मोदी नाम का खौफ बहुत हाई है। मुनीर जानता है कि इस बार मोदी के निशाने पर पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी थे।
पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी को छोड़ रखा है, लेकिन जब मोदी एक्शन लेंगे, पाकिस्तानी फौज पर हमले का फैसला करेंगे, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों पर हुए इस एक्शन के बाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को एक बात पर यकीन हो गया है, और वो ये कि मोदी जब कहते हैं कि कल्पना से परे सजा देंगे, तो सजा ऐसी होती है। मोदी जब कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों की बची खुची जमीन तबाह कर देंगे, तो वो दिखता है जो बहावलपुर में दिखा है, जो मुरीदके में दिखा है, और जो बाकी के 7 और टेरर लोकेशंस पर दिखा है। पब्लिक को यकीन हो गया है कि ये मोदी हैं जो फैसला कर ले तो लाहौर में भी घुसकर मार सकते हैं, बहावलपुर में पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर भी मार सकते हैं, सियालकोट में भी अटैक कर सकते हैं। मोदी ने कमिटमेंट पहले ही दे दिया था, हमला तो होगा, इंसाफ तो होगा, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंसाफ हो गया। पहलगाम का बदला पूरा हो गया। पाकिस्तान में सब अपनी सरकार को, अपनी फौज को कोसने लगे, मोदी के पावरफुल फैसलों की बात करने लगे। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रेसिजन स्ट्राइक और मोदी की मिट्टी में मिला देने वाली डिटेल कैमरे पर आकर खुद ब खुद देने लगे। बदले की कार्रवाई का ऐसा फैसला सिर्फ मोदी ही ले सकते हैं। बदला लेने के बाद किसे ब्रीफिंग के लिए भेजना है, इसकी अविश्वसनीय कॉल भी मोदी ही ले सकते हैं। मोदी का यह सोचना कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करने के बाद भारत की 2 बेटी देश के सामने आएंगी, एक बेटी हिंदू होगी और दूसरी बेटी मुसलमान होगी, एक इंडियन आर्मी से होगी तो दूसरी इंडियन एयरफोर्स की होगी, और वो दोनों बेटियां मिलकर देश और दुनिया को भारत की स्ट्राइक के बारे में बताएंगी। ये काम भी सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। और अब मोदी के स्ट्राइक का जिक्र भी खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान को लाइव कैमरे पर रगड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की बेटियों की ताकत का जिक्र करके मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं। मैं हमले की बात नहीं, मैं ये कह रही हूं कि वो ब्रीफ करने के लिए, ब्रीफिंग देने के लिए 2 महिलाओं को लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको ब्रीफिंग देने के लिए 2 महिलाओं को लेकर आए, और वो महिलाएं जो हैं, एक सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और साथ में जो है कमांडर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्होंने ब्रीफ किया है कि कैसे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, इसका क्या मैसेज है, क्या एम था, कैसे ये किया गया, क्या प्रोसेस रहा। मतलब 2 खवातीन से मार पिटवा दी। अगर ये कहा जाए, ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही भाई, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि 2 खवातीन ने जो है वो पिटाई कर दी, 2 खवातीन से पिटवाई उन्होंने लगवाई। महिलाओं को लेकर आए हैं। ऑपरेशन का क्या नाम है? सिंदूर। सिंदूर होता है जो कि शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी हो, जिनके हस्बैंड्स हो, यानी जो मैरिड विमेन होती हैं, वो अपने सिंदूर लगाती हैं रेड कलर का। यहाँ पर ये निशानी होती है। आप इंडियन किसी भी महिला को देखेंगे, जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, वो यहाँ पर सिंदूर लगाती है अपने बालों में, फॉरहेड पर। तो क्योंकि उन
खवातीन का, उन महिलाओं का जो कि पहलगाम में जिनके शौहरों को मारा गया, जिनके हस्बैंड को मार दिया गया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। भाई मैं कहती हूँ क्या ही स्ट्रेटेजी और क्या सोच है वहां पे और क्या दिमाग है वहां पे मौजूद। हिंदुस्तान के अटैक के बाद पाकिस्तान में पैनिक मच गया, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के ऑफिस में विदेशी डिप्लोमेट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। भारत ने यूएनएससी के 13 एनवॉयज को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दी। क्लियर कहा कि अगर पाकिस्तान अब कुछ करेगा तो भारत और भी कड़ा जवाब देगा। इस बीच एनएसए अजित डोभाल ने भी मोर्चा संभाले रखा। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री के साथ साथ अपने 8 काउंटर पार्ट से बात की और उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल शेयर की। रही बात पाकिस्तान की, तो वो अभी भी गीदड़ भभकियां ही दे रहा है। आतंकी अड्डों पर भारत के एक्शन के खिलाफ भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों का अड्डा उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के अंदर से खबर मिल रही है और पक्की खबर मिल रही है, 10-20 नहीं सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर मारेगा, लाहौर में मिसाइल गिरा देगा। मसूद अजहर ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि बहवालपुर में के उसके अड्डे पर मिसाइल दाग दी जाएगी। अब जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से परे, उसका मतलब यही था। लाहौर हो या बहावलपुर, आतंकियों के आकाओं के चिथड़े उड़ेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। सबूत हिंदुस्तान देखेगा और ताबूत पाकिस्तान में उठेंगे। एक बात और सुनिए, आज जब मसूद अजहर के अड्डे पर लाशें उठाई जा रही थी तो वहां पाकिस्तान की आर्मी सजदे में आई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने गुलदस्ते भेजे। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान की आर्मी शहीद बता रही है। मतलब साफ है, लश्कर की आर्मी और मुनीर की आर्मी एक ही है। लश्कर का ठिकाना उड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को रोना आ रहा है। कितने दिन बचेगा मसूद अजहर? कितने दिन बचेगा हाफिज सईद? कितने दिन बचेगा सैयद सलाहुद्दीन? कहां कहां छिपोगे अब? कहां कहां बचोगे अब? जहां जहां छिपोगे वहां वहां जाएंगे, वहां जाकर मारेंगे। अब घुस कर मारेंगे। मारेंगे मतलब मारेंगे। ये होता है कल्पना से परे। हवा नहीं लगती है जब हिंद की सेना चलती है और अपने आप पर आती है तो कब्रगाह बना देती है। इन तीनों को समझ में आ चुका है कि अब उनकी खैर नहीं है। मुनीर की गोद भी अब सेफ नहीं है। मुनीर की आर्मी की हवाई उड़ी हुई है। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, जो तस्वीर आ रही है वो तो कह रही है। इंडियन आर्मी की स्ट्राइक में आतंकी मारे गए हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद, सलाहुद्दीन की कोई खबर नहीं है। एक ताबूत को तो खुद मुनीर ने गुलदस्ते भेजे हैं। पूरी पाकिस्तान की आर्मी सैल्यूट दे रही है। कहीं इसमें हाफिज सईद या मसूद अजहर या सलाहुद्दीन तो नहीं है। खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है, अपनों के मारे जाने का दर्द क्या होता है, सबसे ज्यादा तो मसूद अजहर को समझ में आ रहा होगा। सोचा था कि पाकिस्तान में सेफ रहेगा, मुनीर बचा लेगा, लेकिन मुनीर को तो समझ में ही नहीं आया। रात को ऊपर से मिसाइल आई, जब गिरी तो छत छेदते हुए बहावलपुर में बने उसके मरकज सुभान अल्लाह को नीचे से लेकर ऊपर तक तबाह कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया अभी अभी बहावलपुर मरकज सुभान अली, जो मौलाना मसूद अजहर साहब का मरकज है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से अभी जो है ना मिसाइल हमला हुआ है। और तमाम साथियों से अपील है कि वो दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तमाम मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए और जो हमारे दीन के मराकज़ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। तमाम साथियों से हंगामी तौर पर दुआओं की दरख्वास्त है और तमाम पूरे मुल्क के जो मजहबी और जो हमारे कारकुन हैं नजराती, उनसे दरख्वास्त है कि अपने कायदीन की काल का इंतजार करें। जैसे भी हमारे काबिर और बड़े कायदीन आगे कोई लाहेमल बनाते हैं तो हम फौरी तौर पर इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।
जैश ए मोहम्मद के इस जालिम ने जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में बनाया था। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का हिस्सा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। मुनीर ने सबसे सेफ इलाके में मसूद अजहर को रखा था। यहीं पर जैश के आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के टॉप कमांडर अक्सर यहां पर आया करते थे, रहते थे। मसूद अजहर भी अपने परिवार को यहां छिपा कर रखता था। बड़ा आलीशान मरकज बनवा कर रखा था, लेकिन इसकी नीयत ठीक नहीं थी। जालिम था, बेकसूरों का हत्यारा था। इसे वो दर्द महसूस करना था। टारगेट लॉक हुआ, हिंदुस्तान की मिसाइल आई और मसूद के खानदान और यहां छिपे आतंकियों को सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मसूद अजहर को अब समझ में आ गया होगा कि जब किसी का अपना खोता है तो दर्द क्या होता है। मुंबई हमले से लेकर उरी, पुलवामा, पहलगाम में बेकसूरों का इसने कत्ल किया और आज इसका भी फैसला हो गया। अब तक पाकिस्तान और इसको दोनों को लगता था कि हिंदुस्तान की आर्मी सब कुछ करेगी, पीओके तक ही करेगी, पाकिस्तान के भीतर नहीं घुसेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। घुस कर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मरकज के तबाह होने के बाद मसूद अजहर ने लेटर लिखा है। कुल 14 शहीद हुए। मेरे खानदान के 10 लोग इकट्ठे शहीद हुए। 5 मासूम बच्चे थे। मेरी जान से प्यारी मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन के शौहर, मेरे भांजे और उनकी अहलिया, मेरी प्यारी भांजी, मेरे अजीज भाई और उनकी मां, मेरे 2 प्यारे साथी। हमारे एक घर में कुल 4 बच्चे थे, 7 साल से 3 साल तक के बच्चे। चारों इकट्ठे जन्नत में जा बसे। इनके वालिदैन अकेले हो गए। मैं भी इस 14 में शामिल होता। मौत का खौफ क्या होता है? ये होता है मौत का खौफ। पाकिस्तान के भीतर छिपा है। न मुनीर की आर्मी की हिम्मत पड़ी, न खुद मसूद अजहर की कि मसूद अजहर जनाजे में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि इंडियन आर्मी इस वक्त दूसरे मूड में है। अगर वो दिख गया तो खुद तो जाएगा ही, साथ में मुनीर के पालतुओं को भी जहन्नुम ले जाएगा। अगर खौफ ये होता है तो ये खौफ अच्छा है, लेकिन सवाल है कि मसूद अजहर कहां है? क्या मसूद अजहर भी मारा गया है? इस बात को छिपा दिया गया है, क्योंकि सिर्फ मसूद अजहर का लेटर आया है, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आया है। अगर मसूद अजहर जिंदा है तो बच कैसे गया? क्योंकि वो रहता तो मरकज में ही है। क्या पहलगाम हमले के बाद अंदेशा हो गया था कि इंडियन आर्मी उसे मार देगी? क्या मसूद अजहर को हमले से पहले ही सेना सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर चुकी थी? मसूद अजहर जिंदा है भी या नहीं, यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 27 जून 2024 को मसूद अजहर ने बहावलपुर में एक शादी अटेंड की थी। इस शादी में मसूद अजहर ने स्पीच भी दी थी। इससे पहले अप्रैल 2019 से मसूद अजहर को पब्लिकली नहीं देखा गया था। इंडियन एजेंसियों के टारगेट पर पहले से मसूद अजहर रहा है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी शेल्टर देती रही है, बचाती रही है। पूरी दुनिया को झूठा पाकिस्तान कहता है कि टेररिस्ट से उसका कोई संबंध नहीं है। जैश ए मोहम्मद को साल 2001 में भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया था। उसके बाद से कई अन्य देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। मरकज सुभान अल्लाह 2015 में बना। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने फंडिंग दी। साथ ही जैश ने अरब और अफ्रीकी देशों से भी फंड इकट्ठा किया। बहावलपुर में जब इनका जनाजा निकल रहा था तब की ये तस्वीर है। और सोचिए कितना बेगैरत है पाकिस्तान। पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से कहता है आतंक से उसका रिश्ता नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वक्त मसूद अजहर का भी आएगा। हिंदुस्तान इसी जन्म में जहन्नुम पहुंचाएगा। वैसे भी मसूद ने जो कर्म किया है वो भुगत रहा है। उसी कर्मों की सजा है कि इस आतंकी के खानदान के 14 लोग मारे गए। ये भी मारा जाएगा। मसूद अजहर की उम्र 56 साल है। मसूद अजहर की किडनी खराब हो चुकी है। मसूद अजहर की रीढ़ की हड्डी भी ठीक से काम नहीं करती। मसूद अजहर अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रहता, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करता।
मसूद अजहर मारा गया है या जिंदा है, अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर आर्मी ने उसे शिफ्ट कर दिया है तभी वो बचा होगा, वरना जो उसकी हालत है, अगर वो मरकज में होता तो वो भाग तक नहीं पाता। बिस्तर पर ही मसूद अजहर का इन्ना लिल्लाही हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। जिन 9 जगहों पर इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है, उसमें हाफिज सईद के ठिकाने को भी टारगेट किया गया है। हाफिज बचा है या मर गया है, कोई खबर नहीं है, लेकिन भारत की सेना ने हाफिज सईद के पूरे टेरर मॉडल को बर्बाद कर दिया है। लश्कर का अड्डा तबाह, लश्कर का बेस कैंप तबाह, लश्कर की फिदाइन फैक्ट्री, लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, लश्कर का हेडक्वार्टर। देर रात ड्रोन और भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स की एयर स्ट्राइक में लश्कर के कई आतंकी मारे गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार आतंकियों को और आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को गहरी चोट लगी है। लश्कर हेडक्वार्टर मुरीदके में इन आतंकियों का जनाजा निकला। पाकिस्तान की फोर्स पंजाब पुलिस आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। हैरानी इस बात की है कि बेशर्म पाकिस्तान कहता फिरता है कि आतंक से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या? सौदा से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हिंद की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, भारत की बर्बादी तक, पाकिस्तान का मतलब क्या? हाफिज की कोई खबर नहीं है। हाफिज जिंदा है या मुर्दा? क्या हाफिज को पाकिस्तान मिलिट्री ने पहले ही बचा लिया या फिर वो भी मारा गया है? क्योंकि हाफिज के घर पर एकदम सन्नाटा है। हाफिज सईद का सबसे बड़ा सेंटर मुरीदके और मरकज तैयबा था, जहां भारतीय सेना ने कुल 4 बम गिराए। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। इंडियन एयरफोर्स यहां टारगेटेड अटैक कर तैयबा मरकज की छत पर बड़ा सा होल कर दिया। मिसाइल ने नीचे जाकर मरकज को तबाह कर दिया। मरकज में जितने आतंकी छिपे थे, सबकी भारत की सेना ने कब्रगाह बना दी। मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर है। मुरीद के लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब में है। इंटरनेशनल बॉर्डर से मरकज तैयबा की दूरी 18 से 25 किलोमीटर है। 2008 के मुंबई हमले के टेररिस्ट यहीं से ट्रेंड हुए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली यहां ट्रेंड हुआ था। भारत की सेना ने लश्कर के एक अड्डे पर चुन चुन कर हमला किया, जिसमें एक हमला पीओके मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप में हुआ। पीओके में एलओसी से 30 किलोमीटर दूर पर यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग अटैक, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग अटैक, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक। इन हमले के टेररिस्ट की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी।